अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है विद एक्सरसाइज। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें ये एसटीडीज़ पार्ट था, लेकिन वो चूँकि बर्थ का और टेस्ट ट्यूब का जो टॉपिक था वो लेंथी होने की वजह से हम एसटीडीज़ लास्ट लेक्चर में कवर नहीं कर पाए। सो आज मैंने स्पेशल एसटीडीज़ का जो लेक्चर है वो रखा हुआ है जिसके साथ एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हमारा कल शुरू होगा। तो एसटीडीज़ पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये वो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो आमतौर पर सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं या कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से फैलती हैं। वो कांटेक्ट ओरल भी हो सकता है, माउथ मीन अगर आपने उसका झूठा पानी पिया, या उसके अलावा सेक्सुअल जो कांटेक्ट है उससे भी ये वाली जो है बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती हैं, फैल सकती हैं। सो ये कई ज़्यादा हैं, इनकी पूरी लिस्ट है इन बीमारियों की जो इस तरीके से फैलती हैं, लेकिन हमने उनमें से 4 बीमारियां डिस्कस करनी हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं। उनमें से 2 बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं और 2 बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से होती हैं। होती वो बैक्टीरिया या वायरस से हैं, लेकिन फैलती वो कांटेक्ट से हैं। सो पहली जो बीमारी है वो है गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये बैक्टीरियल है। इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम नाइजीरिया गोनोरिया है। वो आपको अब खुद से याद करना पड़ेगा। नाइजीरिया, इट इज़ कॉज बाय नाइजीरिया गोनोरे। ठीक है, तो ये इसके कॉजेटिव बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये वाली बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी में होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, वो सारी हमने जो है वो डिस्कस करनी है। स्पेलिंग इसके ज़रा आप ठीक कर लें। ये इसके मेरे ख़्याल है स्पेलिंग है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बैक्टीरिया करता क्या है, जब ये किसी पेशेंट किसी पर्सन में एंटर होता है तो ये वहाँ जाकर करता क्या है और उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इस बैक्टीरिया की वजह से। नाइजीरिया गोनोरे, ठीक है, करता क्या ये जाता है और इन्फेक्ट करता है यूरिनो जेनिटल मेम्ब्रेन को। इन्फेक्ट यूरिनो जेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन बड़ी मशहूर मेम्ब्रेन है जो आमतौर पर डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरिनो जेनिटल ट्रैक जो है उसमें मौजूद होती है। यूरिन से है और जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से है, आई मीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। तो आपको पता है एक नाली ऐसी होती है जो यूरिन और रिप्रोडक्टिव दोनों के साथ अटैच होती है, उस नाली को हम कहते हैं यूरिनो जेनिटल ट्रैक। इसके अंदर वाली जो साइड है ये वाली, इस साइड पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये है म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पर। ये मेम्ब्रेन जो है ना, म्यूकस की मेम्ब्रेन, ये जो कवर है, ये जो म्यूकस कवर कर लेता है अंदर वाली साइड से किसी भी ट्यूब्यूल की लेयर को, इसका फ़ायदा बड़ा होता है। ये लेयर की प्रोटेक्शन करता है, इससे हिफाजत करता है। इस तरह का म्यूकस डाइजेस्टिव ट्रैक की ट्यूब्यूल में भी होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होता है, और यही मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन यूरिनो जेनिटल ट्रैक को भी कवर करता है, अंदर वाली साइड से कवर करता है। जब ये यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करेगा इस जगह, मसलन ये यहाँ बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, ये इन्फेक्शन पैदा हो गया। ये क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है इस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। इस मेम्ब्रेन को जब ये इन्फेक्शन डैमेज कर देगा, बैक्टीरिया इधर आके अटैक करेगा।
ये म्यूकस यहाँ से ख़त्म करेगा और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा, यहाँ बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन मौजूद होगी। ये चूँकि यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, फ़ीमेल के अंदर यही ट्रैक बर्थ के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से इन्फेंट जब गुज़र कर जाएगा, इन्फेंट मीन न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, इन्फेंट जब यहाँ से गुज़र कर जाएगा ड्यूरिंग बर्थ, तो ये वाला बैक्टीरिया इन्फेक्शन उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसके अंदर भी इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो इन्फेक्शंस जो हैं वो उस बच्चे के अंदर, वो जो नया पैदा हुआ है उसके अंदर भी आ जाएंगी। उसमें कई सिम्टम जो हैं वो शो होंगी, जिसमें उस लिखा हुआ आई इन्फेक्शन हो जाएगा और सीरियस जो है वो कंडीशंस का शिकार हो जाएगा। इस इन्फेंट को सीरियस आई इन्फेक्शन हो जाएगा। ये कब होगा? अभी मैंने आपको जिस तरह बताया, इस नाली से जब ये गुज़र कर जाएगा, इन्फेंट बर्थ होगी ना इसकी, तो उस बच्चे को सीरियस आई इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, इन्फेंट को हुआ ये सीरियस आई इन्फेक्शन। किसको हुआ जी? इन्फेंट को, क्योंकि इन्फेंट इस मेम्ब्रेन के पास से होकर गया है, इस रास्ते से होकर गया है, इन्फेक्शन वाले रास्ते से गुज़र कर गया है, सो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये क्या है? हाईली कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है ये बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, सो ये आप लोगों ने बना लेना है कि मैंने आपको किस तरह इन्फेक्शन बताया कि इन्फेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। और आपकी बुक में इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको अच्छी तरह कोशिश की है समझा दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट डिजीज़ है साइफिलिस। साइफिलिस है, साइफिलिस भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये एक स्पैरोचीट से होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय स्पैरोचीट। स्पैरोचीट स्पेशल बैक्टीरिया की हेलिकल शेप होती है, हेलिकल या आप कह लें स्पायरल शेप होती है स्पैरोचीट। ये स्पैरोचीट है और इसका नाम है ट्रैपेना पैलिडम। ट्रैपेना पैलिडम, ये देखें ये आ गया जी ट्रैपोनेमा और ये है पैलिडम। ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। इससे ये वाला इन्फेक्शन पैदा होता है। किसके अंदर पैदा होता है? इन्फेक्शंस जिस पर्सन के अंदर ये वाला ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, ये उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। अब इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? पर्सन के अंदर इन्फेक्शन कई चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, कई जगह डैमेज क्रिएट करता है। कहाँ कहाँ करता है? आपकी बुक में एक लंबी लिस्ट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन्फेक्शन कहाँ कहाँ क्रिएट करेगा? ये करेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और उसके अलावा ये इन्फेक्शन पैदा करेगा आँखों में, आइज़ में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग, और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये इन्फेक्शन पैदा करेगा। उसके अलावा हार्ट और स्किन, हार्ट और कोई आपको लगता है कोई मेन जगह बच गई हो? सारी जगहों पे तो इन्फेक्शन आ गया। तो इस तरह ये बहुत सीरियस किस्म का इन्फेक्शन है जो मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। जिसको ये होगा उसकी हालत बड़ी नाजुक होगी और ये उससे दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है सेक्सुअल कांटेक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इट्स डिसमिनेशन। जो डिसमिनेशन का वर्ड है ये फैलने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। खैर, इसमें मैंने आपको कोई 5 जगह बताई हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, और इसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास ना खुली चॉइस होती है, जहाँ जाके चाहे इन्फेक्ट कर सके। आमतौर पर बैक्टीरिया स्पेसिफिक ऑर्गन्स को डैमेज करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसा है जो स्पेसिफिक के बजाय काफ़ी ज़्यादा
जगहों पे जाके इन्फेक्शंस पैदा कर रहा है। इसके बाद तीसरा इन्फेक्शन है जेनिटल herpes। ये भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जेनिटल herpes, इसकी ख़ास बात ये है कि ये बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरस से होता है। जेनिटल herpes, इसके वायरस का नाम आपने याद करना सबसे पहले कि ये किस वायरस से बीमारी होती है। उसका नाम है herpes simplex type 2 वायरस। इट इज़ कॉज्ड बाय herpes simplex type 2, ये वायरस का नाम है। herpes simplex के वायरसेस की कई अक़साम होती हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो उसमें से जो टाइप 2 है वो जेनिटल herpes पैदा करती है। इसके नाम में ही आपको जेनिटल का वर्ड नज़र आ रहा है। तो इसमें इन्फेक्शन एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे होती है। जेनिटेलिया वो ऑर्गन होता है जो फीमेल या मेल्स के अंदर बाहर होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, मेल्स के अंदर वो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और फीमेल्स के अंदर वो बर्थ कैनाल यानी जहाँ से बर्थ होती है वेजाना वो पार्ट होता है। तो उस पार्ट में इन्फेक्शन पैदा होती है और करने वाला वायरस का नाम herpes simplex टाइप 2 वायरस है। और ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखें, इसमें इन्फेक्शन पैदा होती है, इन्फेक्शन इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होगी तो सबसे पहले इसमें हमें नज़र आएगी सोरनेस। सोरनेस सूजन को ही कहते हैं, सोजिश को भी कह सकते हैं। उसके अलावा हमें वहाँ पे अल्सर्स नज़र आएंगे। ये अल्सर क्यों पैदा होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था अगर ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इंटरनल पार्ट है जहाँ पे म्यूकस है, इससे भी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती है। और अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ से ख़त्म हो जाए वायरस की वजह से तो यहाँ पे सुराख भी पैदा हो सकते हैं। ये सुराख पैदा हो गया, यहाँ पे सुराख पैदा हो गया। सो ये अल्सर्स हैं, सोजिश भी है यहाँ पे देखें और अल्सर्स भी हैं। इस तरह की इन्फेक्शन को हम जेनिटल herpes कहते हैं। देखें ना यहाँ पे सुराख वगैरह भी पैदा हो गए हैं, अल्सर्स भी हैं और यहाँ सोरनेस भी है। अब ये भी बर्थ के नाल है, इसका नाम भी क्या है, ये जो जगह है यहाँ से बच्चों की बर्थ भी होगी, मीन इन्फेंट भी यहाँ से जो है वो गुज़र कर पास होकर बाहर जाएगा, बर्थ होगी उसकी। तो जब वो यहाँ से गुज़र कर जाएगा वो देखेगा कि इस जगह इन्फेक्शन भी है, यहाँ पे अल्सर भी हैं, तो ये उसके अंदर भी जा सकती है। तो उसके अंदर आइज़ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होंगे। इन्फेंट्स की दो चीज़ें डैमेज होंगी, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक उसकी आँखें। दो चीज़ें इन्फेंट्स की डैमेज होंगी। वो इन्फेंट्स जो इस बर्थ के नाल से गुज़र कर जाएंगे उनकी दो चीज़ें नॉर्मली डैमेज होती हैं जेनिटल herpes के केस में। और वो कौन कौन सी हैं? वो हैं दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चा पैदाइशी तौर पर उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़राब होगा और उसकी आंखों में इन्फेक्शन मौजूद होगी। सो ये भी बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है ये वाला वायरस अगर उस फीमेल के अंदर ये बर्थ वाला केस मौजूद था। ठीक है, हाँ, अगर बर्थ वाला केस मौजूद नहीं था फिर ये फीमेल ख़ुद ही इन्फेक्टेड होगी, बच्चे के अंदर इन्फेक्शन नहीं जाएगा, बच्चा है ही नहीं। बच्चे में तब जाएगा जब बच्चा मौजूद होगा, जब उसने बर्थ करनी होगी। आखिरी डिज़ीज़ है वो भी वायरल है, जिसका नाम आप लोगों ने बचपन से सुना हुआ है, एड्स। ये भी वायरल डिज़ीज़ है। इसके अंदर भी
वायरस आके अटैक करता है और उस वायरस का नाम है HIV। इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस इन्फेक्शन पैदा करता है कि किसको? इम्यून सिस्टम को। और उन इम्यून सिस्टम में सेल्स का नाम है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स इज़ द मेजर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो बॉडी में एंटर होने वाले वायरसेस को, बैक्टीरिया को तबाह कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। जब यही डैमेज हो जाएंगे, जब इन्हीं के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इस इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। तबाह हो जाएगा, हम क्या इसमें लिखेंगे? लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस। इम्यून सिस्टम ने जो फंक्शंस करने हैं उनका लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या होगा? तो एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक ही इंडिविजुअल को एक ही वक्त में कई इन्फेक्शंस होंगे, मल्टीपल इन्फेक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून फंक्शन काम नहीं कर रहा, किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ उसकी हिफाजत नहीं कर रहा। जब उसकी हिफाजत नहीं कर रहा तो उसको एक से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो बड़ी ये ख़तरनाक बीमारी है और ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताऊंगी, ये होस्ट स्पेसिफिक भी होती है। इंसानों के अंदर HIV सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इन बीमारियों से बचा कैसे जाए? हाउ टू प्रिवेंट दीज STDs। सबसे पहले तो आपको सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना पड़ेगा। उसके साथ जिसको ऑलरेडी कोई बीमारी है, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जिन पर्सनस को इन्फेक्शन है उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना पड़ेगा। और नंबर 2, हाइजीनिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। टेक हाइजीनिक कंडीशंस या मेजर्स। ऐसी आपको कंडीशंस में रहना पड़ेगा जहाँ पे हिफाजती इक़दामात बहुत ज़्यादा हैं। मेन माहौल साफ़ है, आलूदगी नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पे सफाई का साफ़ ख्याल रखना पड़ेगा। यूटेंसिल्स जो पहले यूज़ हो चुके हैं वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने सिरिंजेस यूज़ करनी है तो किसी पेशेंट में एक मरतबा सिरिंज यूज़ कर ली हो, दोबारा वही सिरिंज यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप क्या नाम है, कुकिंग की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर उसमें कुकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। खाना वगैरह कोई इन्फेक्टेड पर्सन से लेके आप नहीं खाएंगे। सो ये वो चीज़ें थी जिनसे बचा जा सकता है, वरना ये बहुत ख़तरनाक बीमारियां ये हो जाती हैं तो किसी को ज़िक्र करने के काबिल भी नहीं छोड़ती। सो यहाँ तक अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। कल के टॉपिक से भी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसके अंदर भी हमने कई इम्पोर्टेंट जो फंक्शन थे वो डिस्कस किए थे हार्मोन्स के। और उसके अलावा आज भी हमने ये 4 बीमारियां पढ़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आता होता है। और उसके अलावा हर बीमारी एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सब मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चंस का मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फिर उसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा लेता हूँ, फिर आपके मैं क्वेश्चन का आंसर भी दे दूँगा। तो एक्सरसाइज के अंदर पहली फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें पहली फिल इन द ब्लैंक का आंसर है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। दूसरी का आंसर है टू पेरेंट्स। तीसरे का आंसर है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। ब्लू उनका अपना कलर है और लाइट के लिए वो सेंसिटिव है। और चौथे का आंसर है इक्वेटिक यानी पानी वाला इन्वायरमेंट। पांचवें का आंसर है विविपेरस एंड ओविविपेरस। ठीक है, और छठे का आंसर है
मैटरनल, यूट्राइन एंड फीटल, फीटल FETAL, फीटल टिश्यूज़ यानी जो एम्ब्रियो के जो टिश्यूज़ हैं उनमें प्लेसेंटा बनती है उसके और मदर के दरमियान। उसके बाद रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टिमुलेट डैश ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड। आखिरी का आंसर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ट्रू फॉल देखें, पहले का आंसर है माइटोटिक सेल डिवीजन, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे का आंसर है ये भी ट्रू है। तीसरे का आंसर है ये फॉल्स है। चौथा जो है वो फॉल्स है। पहले दो ट्रू हैं और दूसरे दोनों फॉल्स हैं। अगर MCQs की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, ए ऑप्शन है। और दूसरा MCQs आपका है ऑल A, B एंड C, फोटो पीरियड और टेम्परेचर इन तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। थर्ड का आंसर है ऑल A, B एंड C। फोर्थ का आंसर है, फोर्थ में कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि ये तीनों जो आपके सामने ऑप्शंस दी गई हैं, टिश्यू कल्चरिंग, आइडेंटिकल ट्विन्स और क्लोनिंग, ये तीनों एसेक्सुअल हैं। सो आप लाइन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर सेक्सुअल को चेंज करके एसेक्सुअल करेंगे, फिर आपका आंसर डी बन जाएगा ऑल A, B एंड C। नेक्स्ट जो आपका MCQs है, आखिरी MCQs है और उसका आंसर है उसका आंसर है जी B एंड C, B एंड C, ठीक है। वैसे इसमें A भी बन सकता है। फोटो पीरियड एक ऐसा अमल है जो फ्लोरल बर्ड्स, लीव्स और लिटरल बर्ड्स तमाम की प्रोडक्शन को, फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन फ्लावरिंग की अगर हम बात करें, इसका फ्लावरिंग के साथ इफ़ेक्ट पूछा हुआ है। फ्लावरिंग के लिए तो फ्लोरल का वर्ड आता है ना, तो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। पहले मुझे फ्लावरिंग नज़र नहीं आया था, तो फ्लावरिंग का वर्ड जो है वो ए के लिए आएगा, फ्लोरल का वर्ड जो है ही फ्लावरिंग के लिए। सो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, ठीक है। आज के टॉपिक से और इस एक्सरसाइज के हवाले से और पिछले टॉपिक से अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो आप जल्दी से कर लें ताकि हम आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म कर सकें। चैप्टर फिर हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर से स्टार्ट होगा, तो आपने हमारे साथ रहना है और जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अभी मैंने आपके एक टेस्ट भी कंडक्ट करना है। टेस्ट जो होगा आपका वो इन्हीं जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं इनमें से लिया जाएगा MCQs का। तो एक सजेशन आपने ये भी देनी है कि हम किस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करें। 2 का 3, कम से कम 3 चैप्टर्स का टेस्ट हमने लेना है, सिर्फ MCQs का। जैसे आप लोगों के ग्रैंड टेस्ट नहीं होते शॉर्ट क्वेश्चन के, लॉन्ग को, लेकिन हमने शॉर्ट और लॉन्ग का अभी नहीं लेना, हमने अभी MCQs का टेस्ट लेना है। सो यू हैव टू मेक अ सजेशन कि हम कौन से चैप्टर्स का MCQs का टेस्ट लें। हमने 15, 16, 17 और 18 5 चैप्टर्स जो हैं वो एंड कर लिए हैं। पांचों चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पांचों में से शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा चैप्टर नहीं आया जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ना आता हो। सो आपकी तैयारी के लिए बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाए। सो टेस्ट आप लोगों का इंशाल्लाह जल्द ही लिया जाएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीक में ले लूँ। सो आपने एक सजेशन ये भी देनी है कि आपके जो टेस्ट हैं उसमें कौन कौन से MCQs को चैप्टर्स को शामिल किया जाए जिसमें से हम आपके MCQs का टेस्ट बना सकें। सो आपकी सजेशंस हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी ताकि हम उसको देखकर टेस्ट डिज़ाइन कर सकें, ताकि हमें पता भी चले ना कि आपको कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। ये भी आप अपनी सजेशन में लिख सकते हैं कि कौन से चैप्टर आपको 100% आते हैं और कौन से चैप्टर आपको 100% नहीं आते। सो टाइम शॉर्ट है, आपकी सजेशंस का वेट कर रहा हूँ। मैं जल्दी से अपनी सजेशन दे दें ताकि मैं अपना आज का लेक्चर वाइंड अप कर सकूँ।
कुछ बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे वो भी कमेंट करें आके, और जो बच्चे यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं वो हमें फ़ौरन से campus.pk पे आके ज्वाइन करें। यहीं पे ही आपके कमेंट्स को पढ़ा भी जाता है और उसके आंसर्स भी आपको बताए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो कमेंट्स कर दें। एक्सरसाइज के हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट्स जो आप लोगों के अंदर के दिमागों में सवालात हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर्स दे सकूं जल्दी से। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं तो मैं उनके क्वेश्चंस रीड करने लगा हूं ताकि मैं आपको सूटेबल सा आंसर दे सकूं। क्वेश्चंस हमें सही तरह अपीयर नहीं हो रहे, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके आंसर दे सकूं। सो इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर यहाँ पर अब ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे और गपशप भी लगेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।